एसेट्स। और हमने कहा जनाब इम्पेयरमेंट कब होगी यानी कि इम्पेयरमेंट मीन्स हमने कहा जी फॉल इन वैल्यू, एसेट की वैल्यू में डिक्लाइन आना अदर देन यूजेज, यूजेज के अलावा। ठीक, तो हमने कहा यूजेज को रिप्रेजेंट करती है डेप्रिसिएशन, जो हमने बात की आया 16 में। नाउ वी आर डिस्कसिंग अनदर फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट, जो कि यूजेज की वजह से नहीं है, इट इज ड्यू टू अदर फैक्टर्स। ठीक, तो उस फॉल को जो कि यूजेज की बजाय किसी दूसरे फैक्टर से है, उसको हम क्या कहते हैं, इम्पेयरमेंट, एंड इज नॉर्मली रेफर्ड एज इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक, इम्पेयरमेंट लॉस किस वक्त हम देखते हैं जनाब, हमने कहा जनाब व्हेन द कैरिंग वैल्यू ऑफ एन एसेट इज ग्रेटर देन रिकवरेबल वैल्यू, व्हेन द कैरिंग वैल्यू ऑफ एन एसेट इज ग्रेटर देन द रिकवरेबल वैल्यू, जितने का डिफरेंस क्रिएट हुआ है उसको हम कहते हैं ये क्या है, इम्पेयरमेंट लॉस। फिर हमने कहा जी रिकवरेबल वैल्यू जो है ये क्या है, तो हमने कहा जी इट इज द हायर ऑफ, रिकवरेबल वैल्यू इज द हायर ऑफ फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल, बी एस वैल्यू इन यूज विच एवर इज हायर। फेयर वैल्यू हमने कहा जनाब द वैल्यू एट विच एन एसेट कैन बी सोल्ड, इट इज एन एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। आप एस्टिमेट करते हैं इतने का एसेट बिक जाएगा। ठीक, अगर हम इसको बेचना चाहें तो ये इतने का बिकेगा, और कॉस्ट टू सेल का मतलब क्या है कि इसको बेचने में इसकी जो डिस्पोजल कॉस्ट है वो कितनी, वो हम माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। और हमने कहा जनाब इसको अगर हम रिलेट करें अपनी प्रीवियस स्टडी के साथ, तो ये कोई ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है इन्वेंट्री की एनआरवी के साथ, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अगर आप गौर करें तो ऑलमोस्ट वही फंक्शन बनता है कि एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट, तो एनआरवी बन जाती। तो उसको भी अगर आप देखें तो वो क्या है कि इन्वेंट्री कितने की बिक जाएगी और उसको बेचने में हमें फर्दर कितनी कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, सो दैट इज द कॉस्ट टू डिस्पोज। सो ऑलमोस्ट वही वैल्यू है। देन द वैल्यू इन यूज हमने कहा जी ये क्या होती है, तो हमने कहा जी इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज एसोसिएटेड विद द एसेट्स। एक एसेट को उसकी रिमेनिंग लाइफ पे अगर हम यूज करेंगे और आने वाले सालों में जितने कैश इनफ्लोज आएंगे और माइनस आउटफ्लोज, उसकी अगर हम प्रेजेंट वैल्यू ले लें और उन सबको एडअप कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू इन यूज। और फ्यूचर कैश फ्लोज में हमने कहा जनाब आपने इसकी अल्टीमेट डिस्पोजल प्रोसीड जो है वो भी शामिल करनी। तो ये हमारे पास आ गया जनाब वैल्यू इन यूज। इन दोनों में से जो हायर है उसको हमने कहा जी वो रिकवरेबल वैल्यू है। जैसे हमने कहा जनाब फॉर एग्जाम्पल अगर हम हमारे पास एक एसेट है उसकी कैरिंग वैल्यू है 75, लेट्स सपोज। कैरिंग वैल्यू कैसे आई होगी, हम सबको मालूम है कैरिंग वैल्यू मींस कॉस्ट माइनस अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल, तो हम कह रहे हैं फेयर वैल्यू है इसकी 80, कॉस्ट टू सेल है 10। ठीक, हमारे पास आ गया जनाब कितनी आ गई, 80 माइनस 10, सो इट्स 70। और वैल्यू इन यूज है जनाब फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जनाब इट इज 78। तो विच एवर इज हायर, तो हम कहते हैं यहाँ पर वैल्यू इन यूज इज द हायर, तो यही क्या होगी, ये रिकवरेबल वैल्यू होगी। सो 78 इज द रिकवरेबल वैल्यू वेयर एज कैरिंग वैल्यू 75। तो कितने से एसेट अपनी वैल्यू लूज कर चुका है, 3 से। 3 को हम क्या कहेंगे, ये क्या है, इम्पेयरमेंट लॉस। और इसकी डबल एंट्री हमने क्या की, अब इज वेरी सिंपल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, सॉरी 73, क्या आ गया था हमारे पास, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। सो देयर इज कितना हो गया जनाब 73 और 75, so there is 2, दो का लॉस आ गया बिकॉज द कैरिंग वैल्यू इज ग्रेटर देन द रिकवरेबल वैल्यू। और हमने कहा जनाब अगर प्रीवियसली एसेट रीवैल्यूड है तो फिर एंट्री क्या होगी, हमने कहा इट इज गोइंग टू बी रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट एसेट अकाउंट क्रेडिट। तो कल तक हमने ये बात डिस्कस की, हमारे पास ये इंफॉर्मेशन रही कि इम्पेयरमेंट कब होगी, व्हेन अ कैरिंग वैल्यू ऑफ एन एसेट इज ग्रेटर देन द रिकवरेबल वैल्यू, और रिकवरेबल वैल्यू इज द हायर ऑफ फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल एंड वैल्यू इन यूज। पेपर में ये वैल्यूज आपको गिवन होंगी मोस्ट ऑफ द टाइम,
लेकिन वैल्यू इन यूज आपको हो सकता है कैलकुलेट करनी पड़े। तो इसको हमने कल कैलकुलेट किया। कैसे कैलकुलेट करना है? फ्यूचर कैश फ्लोज आपको एग्जाम में बता दिए जाएंगे, आपने उसकी क्या करनी है, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और उन सबको एडअप कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वैल्यू इन यूज। अब जनाब इसके बाद थोड़ा सा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है इस स्टैंडर्ड का, वो ये है कि एसेट को इम्पेयरमेंट के लिए टेस्ट कब करते हैं, व्हेन टू टेस्ट एन एसेट फॉर द इम्पेयरमेंट। मतलब क्या हमें हर अकाउंटिंग ईयर पे इसको टेस्ट करना है, या व्हेन देयर आर सर्टेन इंफॉर्मेशन जिसकी बेस पर हमें लगता है कि एसेट इम्पेयर हो चुके हैं तो हमें इसको इम्पेयरमेंट टेस्ट करना चाहिए। IAS 36 ये कहता है कि देयर आर सर्टेन इंडिकेटर्स। अगर आप एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं और ईयर एंड पे ये इंडिकेटर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो ये इंडिकेटर्स की वजह से IAS 36 ये कहता है कि जनाब अगर ये इंडिकेटर एग्जिस्ट करते हैं तो एंटिटी को चाहिए, मैनेजमेंट को चाहिए कि अपने एसेट्स को इम्पेयरमेंट के लिए टेस्ट करें, यानी कि ये टेस्ट रन करें, चेक करें कि क्या एसेट की कैरिंग वैल्यू जो है वो कहीं ज़्यादा तो नहीं होगी उसकी रिकवरेबल वैल्यूज। अगर ये इंडिकेटर एग्जिस्ट नहीं करते तो फिर आपको इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं, विद द एक्सेप्शन ऑफ द फ्यू। जनरली फिर आपको इम्पेयरमेंट टेस्ट रन करने की जरूरत नहीं है इफ देयर आर नो इंडिकेटर्स। अब ये इंडिकेटर्स क्या है, कहते हैं ये दो तरह के होते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ इंडिकेटर्स। एक को हम कहते हैं एक्सटर्नल इंडिकेटर्स, और एक को हम कहते हैं इंटरनल इंडिकेटर। एक्सटर्नल इंडिकेटर्स और इंटरनल इंडिकेटर्स ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी बुनियाद पर हमें स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपको चाहिए कि अगर ये प्रिवेल करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं एट द रिपोर्टिंग डेट ईयर एंड पे, तो फिर मैनेजमेंट को चाहिए कि अपने टेस्ट एसेट्स को इम्पेयरमेंट के लिए टेस्ट करें। सो एक्सटर्नल इंडिकेटर्स मींस व्हाट? हम कहते हैं आप सबसे पहले यहाँ पर हम एक सिंपल सा आपने एक मॉडल पढ़ा होगा, बिजनेस मॉडल, शायद पढ़ा आपने, पेस्टल बिजनेस मॉडल। ये क्या करता है, इसमें क्या है, P स्टैंड फॉर पॉलिटिकल, E स्टैंड फॉर इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल या इकोलॉजिकल एंड लीगल। अब अगर बिजनेस के इन्वायरमेंट में जिसको ये बिजनेस को अफेक्ट करते हैं ये तमाम एक्सटर्नल फैक्टर्स, अगर इनमें कोई नेगेटिव चेंज आता है जो बिजनेस को नेगेटिवली अफेक्ट करता है, तो ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि बिजनेस के कुछ एसेट्स अपनी वैल्यू लूज कर चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम इकोनॉमिकल पे बात करें, इकोनॉमी पे फॉर एग्जांपल हम ये कहें कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, जैसे आजकल पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो गए। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या होगा, कहते हैं सीधा सीधा इसका इफेक्ट ये आएगा कि प्रेजेंट वैल्यू जो है एसेट की, फ्यूचर कैश फ्लोज की, वो कम हो जाएगी। लेकिन अगर आपको पता है जब प्रेजेंट वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें तो क्या होता है उसका इफेक्ट, प्रेजेंट वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है। इंटरेस्ट रेट कम करते जाए प्रेजेंट वैल्यू बढ़ती जाती है। तो इंटरेस्ट रेट का बढ़ना किस चीज़ को इंडिकेट करता है कि एसेट की रिकवरेबल वैल्यू जो है वो शायद कम हो गई हो। इकोनॉमी में चेंजेस आ रहे हैं, नेगेटिव चेंजेस, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, इट कैन रिड्यूस द एसेट्स रिकवरेबल वैल्यू। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी अपनी गवर्नमेंट में पॉलिटिकल चेंज आता है, गवर्नमेंट बदलती है, अपनी पॉलिसीज चेंज करते हैं, ये सारी चीज़ें कंपनी के बिजनेस को या पूरे कंट्री के बिजनेस को अफेक्ट कर रही होती है। तो जब पूरी कंपनी पूरे कंट्री का इन्वायरमेंट में इफेक्ट आ रहा है तो इसका मतलब कंपनीज पे भी इफेक्ट आ रहा होगा। So any negative political change can affect the recoverable value of the asset। कोई नया लॉ पास हो गया, कोई नया लॉ पास हो गया और वो कंपनी के एसेट्स को नेगेटिवली अफेक्ट करे, ऐसा पॉलिटिकल चेंज जो ओवरऑल बिजनेस को अफेक्ट कर रहा हो तो नेचुरली कंपनीज भी उसकी अफेक्टिव होगी। अगर ईयर एंड पे इस तरह के कोई फैक्टर्स हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें ये टेस्ट रन करना।
अगर इस तरह के कोई फैक्टर्स प्रिवेल नहीं करते तो स्टैंडर्ड ये कहता है फिर कोई जरूरत नहीं, फिर इसका मतलब है कोई रिस्क नहीं है कि कैरिंग वैल्यू जो है वो एक्सीड कर गई होगी रिकवरेबल वैल्यू। ये वो फैक्टर्स हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि देयर माइट बी द रिकवरेबल वैल्यू ऑफ द एसेट इज लेस देन द कैरिंग वैल्यू। अगर ये एग्जिस्ट करते हैं ये रेंट पे तो फिर हमने ये टेस्ट रन करना। देन सोशल सोशल चेंजेस क्या होते हैं, जैसे लोगों की डिमांड में चेंज आ जाए जनाब, सोशल चेंजेस, फैशन में तब्दीली आ जाए, ठीक, तो उसकी वजह से भी आपकी चीज़ों की प्रोडक्ट की डिमांड में कमी आ सकती है, जिसकी वजह से एसेट की रिकवरेबल वैल्यू कम हो सकती है। टेक्निकल अपग्रेडेशन, नई टेक्नोलॉजी का आ जाए, तो हो सकता है जनाब कि अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए तो आपके पास जो एसेट्स हैं जो कि चीज़ें बना रहे हैं वो पुरानी टेक्नोलॉजी पे बन रही है, उसका मतलब है चीज़ें खराब हो जाएंगी। जैसे आप देखें ना, पहले सीडी का दौर चलता था, अब यूएसबी का दौर चल रहा है, अब यूएसबी से निकल के जनाब क्लाउडिंग का दौर आ गया, तो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। तो वो चीज़ें जो यूएसबी या सीडीज बना रही थे प्लांट, वो प्लांट उनकी रिकवरेबल वैल्यू जो है वो हमें कम होती हुई नजर आई, चूंकि लोग जो है अब उसको यूज़ नहीं करते। ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। जब भी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करती है तो पुरानी टेक्नोलॉजी की रिकवरेबल वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि उसके साथ एसोसिएटेड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो कम हो जाते हैं, ठीक। इसी तरह जनाब इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं, इन्वायरमेंट अफेक्ट करता है आपके एसेट्स को। जैसे अभी जल्जला आ गया, जल्जले में आपकी फैक्ट्री हिल उल गई, प्लांट जहाँ पे इंस्टॉल था बेचारा खराब हो गया। तो देयर आर द अदर फैक्टर्स। मौसम अफेक्ट कर रहा होता है, तूफान आ जाए जनाब, उसके बाद आपके एसेट्स डैमेज हो जाएंगे, इट कैन अफेक्ट द एसेट्स। लीगल, ठीक, कोई कानून में चेंजेस आ जाए, कोई लॉ चेंज हो जाए, तो उसकी वजह से जनाब आपके एसेट्स की रिकवरेबल वैल्यू जो है वो कम हो सकती है। तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर ये फैक्टर्स प्रिवेल करते हो ईयर एंड पे, एनी नेगेटिव फैक्टर, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? फिर आपको ये टेस्ट रन करना चाहिए, ठीक। इसके अलावा एक और फैक्टर है जिसको हम कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब ये होता है कि अगर आप कंपनी, एक लिस्टेड कंपनी है और उसका स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर ट्रेड हो रहा है, तो आप ये करें कि उसके शेयर की मार्केट वैल्यू लें, मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इश्यूड शेयर्स। अब ये जब आप करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? आपकी कंपनी की मार्केट वैल्यू आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें जी कंपनी की मार्केट में शेयर की वैल्यू है 20 और नंबर ऑफ शेयर्स है 1 लाख, तो कितना बन गया जनाब? हम कहते हैं जनाब ये कंपनी की मार्केट वैल्यू है 20 लाख। कहते आप इसको कंपेयर करें बैलेंस शीट में कंपनी के नेट एसेट्स की क्या वैल्यू आ रही है, ठीक। जैसे बैलेंस शीट में क्या लिखा होगा? एसेट्स, इक्विटी और लायबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी एसेट जो है वो कंपनी के हैं 3,50,000, ठीक, और लायबिलिटीज है कंपनी की 2 लाख, तो इक्विटी कितनी होगी? तो हम कहते हैं इक्विटी है 1.5 लाख। तो इक्विटी जो है वो बुक वैल्यू जो है उसकी कितनी आ रही है? 1.5 लाख, और मार्केट में उसकी वैल्यू है 2 लाख। तो ये इंडिकेट करती है कि देयर इज नो इम्पेयरमेंट, मार्केट में इक्विटी की वैल्यू ज्यादा है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कहें कि जनाब यहाँ पर लाइबिलिटीज हैं 1 लाख, अब कितनी नेट वैल्यू आएगी? तो हम कहते हैं 2.5 लाख। इक्विटी की बुक वैल्यू है 2.5 लाख, लेकिन मार्केट उसको कितना वैल्यू कर रही है? 2 लाख। वो तो ज्यादा हो गया, सॉरी, इनको 2 कर लेते हैं। तो हम कह रहे हैं आप इसको कितना कर रही है मार्केट वैल्यू? 2 लाख, और इक्विटी की वैल्यू कितनी आ रही है? 2.5 लाख। इसका क्या मतलब होगा कि जनाब मार्केट में कंपनी के ओवरऑल एसेट्स की वैल्यू जो है वो डाउन होगी। मार्केट ये इंडिकेट कर रही है कि बिजनेस की रिकवरेबल वैल्यू जो है वो कम है। सो दिस इज एन इंडिकेटर दैट वन ऑफ द एसेट ऑफ द कंपनी माइट हैव बीन इम्पेयर्ड। इस दफा पेपर में जो एमसीक्यू आया, इस स्टैंडर्ड में से एक एमसीक्यू आया, बल्कि 2 आया, उसमें से एक में उसने लिस्ट दी आपको कि ये जनाब नीचे 4-5 पॉइंट्स हैं, इसमें बताओ कौन कौन से इंडिकेटर हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि एसेट माइट हैव बीन इम्पेयर्ड। तो उसमें आपने 2 इंडिकेटर्स को टिक करना, जनाब ये वाला इंडिकेटर, ठीक। तो ये आपने इसको इजी नहीं लेना, इट इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट, 1-2 नंबर जो है वो इसमें से एग्जामिनर
पूछ लेता है, वो टच जरूर करता है कि क्या इनको पता है इंडिकेटर्स होते हैं, इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कब की जाती है। तो कब की जाती है टेस्टिंग? व्हेन देयर आर इंडिकेटर्स, ठीक, प्रेजेंट एट द ईयर एंड। इसके बाद आगे जनाब इंटरनल इंडिकेटर। इंटरनल इंडिकेटर्स जो है हम कहते हैं जी ये क्या है जनाब, तो हम कहते हैं इंटरनल इंडिकेटर्स आर दोज इंडिकेटर्स व्हिच आर विद इन द एंटिटी। एक्सटर्नल कौन से हैं? जो इन द एनवायरनमेंट, और इंटरनल इंडिकेटर्स विद इन द एंटिटी, एंटिटी के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं। जैसे हम कहते हैं जनाब आपका एसेट जो है उसका मेजर एक्सीडेंट, मेजर एक्सीडेंट, प्लांट जो है वो फॉर एग्जांपल आग लग गई उसको, ठीक, अब वो आग लगने के बाद आपको पता है उसकी रिकवरेबल वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी, तो इट्स एन इंटरनल इंडिकेटर, ठीक। आपके कंट्रोल सिस्टम में डेफिशिएंसी जिसकी वजह से उसको आग लग गई, और आग लगने के बाद उसकी रिकवरेबल वैल्यू, हम सबको पता है कि अगर एक डैमेज एसेट हो और एक नॉर्मल एसेट हो तो डैमेज एसेट की वैल्यू जो है वो कम होती है, ठीक। देन चेंज इन मैनेजमेंट पॉलिसीज, मैनेजमेंट जो है उसने एसेट को यूज करना कम कर दी, वो जो बजट्स बना रही है उसमें से ये पता चल रहा है कि एसेट का यूजेज जो है वो कम होता जा रहा है। मैनेजमेंट जो है बाकी एसेट्स की प्रोडक्शन ज्यादा ले रही है, एक पर्टिकुलर एसेट की प्रोडक्शन को मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर क्या करती जा रही है? कम करती जा रही है, उसका यूज कम होता जा रहा है, जो ये इंडिकेट करता है कि इस एसेट की रिकवरेबल वैल्यू जो है वो अब कम हो चुकी है। तो इसको हम कहते हैं जनाब ये इंटरनल इंडिकेटर्स हैं। देन वी हैव द एक्सटर्नल इंडिकेटर्स। बेसिकली अगर आप गौर करें तो बेसिक गेम यहां पर आती है, एक्सटर्नल इंडिकेटर में चेंज आता है, उसके रिस्पॉन्स में फिर इंटरनल इंडिकेटर्स में चेंजेस आते हैं। जैसे अगर फैशन चेंज हो जाएगा, मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी, तो हम देखेंगे कि मैनेजमेंट जो है उस एसेट का यूज भी कम करना शुरू करती है, तो उसको रिस्पॉन्ड करती है। तो बेसिकली चेंज कहां पे आता है? दीज आर द मेन फैक्टर्स जो कि हमें इंडिकेट करते हैं कि द एसेट्स माइट हैव बीन इम्पेयर्ड। और हमने ये इम्पेयरमेंट टेस्ट कब रन करना है? व्हेन देयर आर इंडिकेटर्स। अदरवाइज आपको इम्पेयरमेंट टेस्ट रन करने की जरूरत नहीं। बट देयर आर फ्यू एसेट्स, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि चाहे इंडिकेटर हो या ना हो, आपने उन एसेट्स को हर ईयर एंड पे इम्पेयरमेंट के लिए टेस्ट करना ही करना है, इंडिकेटर्स हो या चाहे ना हो। एक्सेप्शंस क्या है ये आपने याद रखनी है, ये अभी तक एमसीक्यू आया नहीं वैसे, लेकिन ये आ सकता है। व्हाट आर द एक्सेप्शंस? एक्सेप्शंस मींस वेदर देयर आर इंडिकेटर्स और नॉट, आपने हर ईयर एंड पे एसेट को इम्पेयरमेंट के लिए टेस्ट करना है। वो कौन से एसेट है? नंबर 1 इट्स द परचेज गुडविल, नंबर 1 इज द गुडविल। गुडविल को आपने हर ईयर एंड पे इम्पेयरमेंट के लिए टेस्ट करना ही करना है, वेदर देयर आर इंडिकेटर्स और नॉट। लेकिन इसके अलावा जो एसेट्स हैं जैसे प्लांट है, इक्विपमेंट है, व्हीकल है, इनको हम उस वक्त इम्पेयरमेंट के लिए टेस्ट कर रहे हैं व्हेन देयर आर इंडिकेटर्स। नंबर 1 इज द गुडविल। नंबर 2 intangible assets, intangible assets with indefinite useful life, intangible assets with indefinite useful life। इंटेंजिबल एसेट से मुराद आप सबको, आई होप आपको पता होगा, हम बात कर रहे हैं ब्रांड्स की। वी आर टॉकिंग अबाउट पेटेंट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट लाइसेंसेस। ये इंटेंजिबल एसेट्स हैं। ये भी आपके सिलेबस में स्टैंडर्ड नहीं है, ये IS 38 है, ये आएगा FR2 के अंदर, ठीक। लेकिन आपने यहाँ पर ये याद रखना है कि एक है गुडविल जिसको आपने इम्पेयरमेंट के लिए टेस्ट करना ही करना है वेदर देयर आर इंडिकेटर्स और नॉट, और दूसरा है ऐसे इंटेंजिबल एसेट्स जिनकी यूजफुल लाइफ डेफिनेट नहीं होती, इनडेफिनेट होती। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि एक आपने ब्रांड बाय कर लिया, फॉर एग्जांपल आपने सैमसंग का एस ब्रांड बाय कर लिया, कितने साल चलेगा? कहते आप कुछ नहीं कह सकते कितने साल चलेगा, 2 साल भी चल सकता है, 15 साल भी चल सकता है। सो इट्स नॉट डेफिनेट लाइफ। तो ऐसे इंटेंजिबल एसेट जिनकी यूजफुल लाइफ जो है वो डेफिनेट ना हो या इनडेफिनेट हो, उनको आपने हर ईयर एंड पे क्या करना है? इम्पेयरमेंट के लिए टेस्ट करना ही करना है, चाहे इंडिकेटर्स प्रिवेल करते हैं या नहीं करते हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी एसेट्स हैं उनको आपने तब टेस्ट करना है इम्पेयरमेंट के लिए व्हेन देयर आर
इंडिकेटर्स, एक्सटर्नल और इंटरनल, तब आप ये टेस्ट रन करें। ठीक, लेना, अब एक सवाल लिखें, अब आप राइट डाउन द क्वेश्चन। An entity purchased a plant. An entity purchased a plant for 100,000. An entity purchased a plant for 100,000. Depreciation rate is 12.5%. Reducing balance method. At the end of the third year, there are certain external indicators. There are certain external indicators which indicate that asset might have been impaired, due to which management run a impairment test and estimated the fair value 70,000, and cost to sell is 5,000. 5,000. The value in use is 62,000. 2,000. 62,000. Calculate the impairment loss and pass the journal entry. Okay. तो हो गया जी, कितना आया लॉस? कितना आया था लॉस पहले सवाल का? 199। सबके पास यही? चलो जनाब, ये एक और सवाल, इधर डाटा देख लें आप आपके पास। सो देयर आर टू प्लांट्स P1 and P2.
ठीक हो गया। P1 की कैरिंग वैल्यू है 220, इसकी है 160, इसकी फेयर वैल्यू है, और ये इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट। ठीक हो गया। इनके कैश फ्लोज कुछ इस तरह से आएंगे ओवर द रिमेनिंग 3 years, 3 साल बाकी रहते हैं। एनुअल इनफ्लो है 105 P1 का, और P2 का है 55, और एनुअल आउटफ्लोज है P1 के हैं 11 और P2 के हैं 5। तीसरे साल के एंड पे जब इसकी यूजफुल लाइफ खत्म होगी, ये बिक सकेगा 8 का और वो 3 का। इनको बेचने में जो डिस्पोजल कॉस्ट आएगी वो इस पे 2 है और इसमें 1 है। ठीक। डिस्काउंट रेट है 10%। कैलकुलेट द इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ द बोथ प्लांट। कैलकुलेट इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ द बोथ प्लांट P1 and P2. Carrying value, written down value, डिस्काउंट रेट 10%, डिस्काउंट फैक्टर जिस पे प्रेजेंट वैल्यू ले लिया आपने, इंटरेस्ट रेट, डिस्काउंट फैक्टर 10%, 8 नहीं 10। हो गया। ठीक हो गया जनाब। सबसे पहले आप दोनों के फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल लें। रिकवरेबल वैल्यू चाहिए यहाँ पे, लेकिन रिकवरेबल वैल्यू क्या है? इट इज़ द हायर ऑफ फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। तो फेयर वैल्यू P1 की क्या है? 210, इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट है -7, सो 210 -7, ये 203 P1, और P2 की कितनी है? 150 -4, 146। अब आपको क्या चाहिए? नाउ वी यूज वैल्यू इन यूज। सो वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन यूज कैसे निकलेगी? तो हम कहेंगे वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करेंगे हम दोनों प्लांट्स की। वैल्यू इन यूज, प्लांट 1, प्लांट 2। ठीक हो गया। इसके एनुअल इनफ्लोज कितने? 3 साल हैं हमारे पास, दे आर 3 years। ऐसे ही हमारे पास 3 साल प्लांट 1 है, ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3।
ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 इनफ्लोज कितने हैं हमारे पास 105 और एनुअल आउटफ्लो कितना है 11। तो नेट कैश फ्लोज कितने हुए 94। सो ईयर 1 94, ईयर 2 94, ईयर 3 तो हम कहते हैं 94 प्लस 8 माइनस 2। तीसरे साल के एंड पे क्या हो रहा है 8 का वो बिक जाएगा और उसको बेचने में 2 मिलियन लगे। उसके बाद थर्ड ईयर के इनफ्लोज क्या होंगे 94 प्लस 8 माइनस 2 इट्स 100। क्या कहा था हमने कि वैल्यू इन यूज जब कैलकुलेट करेंगे तो हम एसेट की जो डिस्पोजल वैल्यू है उसको भी एज ए इनफ्लो लेंगे और उसको बेचने में कितने लगेंगे 2। तो नेट कितना होगा हमारा इनफ्लो जब हम एसेट को बेचेंगे 6। तो उसके एनुअल इनफ्लोज कितने हैं 94 प्लस 6। इसका मतलब थर्ड ईयर के कैश इनफ्लोज कितने होंगे 100। इट्स गोइंग टू बी 100। नाउ मल्टीप्लाई विद द डिस्काउंट फैक्टर। डिस्काउंट फैक्टर कितना है 10%। तो पहला क्या बनेगा 1 ओवर 1.1, 1 ओवर 1.1 पावर 2, 1 ओवर 1.1 पावर 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू 85 78 75 230 237। ये वैल्यू इन यूज आ गई प्लांट 1। नाउ कैन कैलकुलेट द प्लांट P2 ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3। इसके एनुअल इनफ्लोज कितने हैं 55 और आउटफ्लो कितना है 5। इसका मतलब नेट कितना बन गया 50। तो ईयर 1 50, ईयर 2 50। अब ईयर 3 में डिस्पोजल है इसका 3 से इनफ्लो है और 1 का आउटफ्लो है। इसका मतलब नेट कितना बना 2। तो ये बन गया 52 मल्टीप्लाई विद द सेम फैक्टर्स 1 ओवर 1.1, 1 ओवर 1.1 पावर 2, 1 ओवर 1.1 पावर 3, 45 41 39। कितना बन गया 125। ले जाओ इसकी आ गई हमारे पास वैल्यू इन यूज 125। ठीक हो गया जनाब। अब हमारे पास जनाब इसकी P1 की फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल है 203। वैल्यू इन यूज आ गई हमारे पास 237। सो व्हाट इज द रिकवरेबल वैल्यू नाउ तो विच एवर इज हायर। So 237 is the higher. So we put here 237. तो हम कहेंगे there is no impairment. कोई impairment नहीं है because recoverable value is greater than the carrying value. तो plant 1 में कोई impairment नहीं। इसी तरह plant 2 को देखें तो इसकी fair value minus cost to sell कितनी है 146 और इसकी value in use आई है 120। So recoverable value क्या बनी 146। So we put here 146. So कैरिंग वैल्यू एक्सीड कर गई है दूसरे प्लांट की उसकी रिकवरेबल वैल्यू कितने से 14। ये 14 क्या है इट्स इज एन इम्पेयरमेंट लॉस। तो इसको हमने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर लिया पूरे रूल को। रूल यही है कि कंपेयर द कैरिंग वैल्यू विद द रिकवरेबल वैल्यू। ठीक। अब आपको एग्जाम में जो मैक्सिमम आएगी इश्यू वो ये है you have to calculate the value in use। और वैल्यू इन यूज कैसे कैलकुलेट होनी है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। तो ये जब आपने करना आखिर में यही है दैट यू हैव टू कंपेयर द कैरिंग वैल्यू विद द रिकवरेबल वैल्यू। रिकवरेबल वैल्यू इज द हायर ऑफ। और मैक्सिमम कैलकुलेशन ये है इसके लिए आपने तैयार है value in use, it is the present value of the future cash flows।
मैंने आप एक सवाल लिखे हो, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपको, 3-4 मिनट लिख लेंगे, लिखे। पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। Property, plant and equipment as disclosed in the draft financial statement. Property, plant and equipment as disclosed in the draft financial statement of company for the year ended 30th June 2018. Include a plant for the year ending 30th June 2018. Include a plant having a carrying value of 610 million, having a carrying value of 610 million. आगे स्टोरी है, वो आप ना लिखें। स्टोरी में वो बता रहा है कि जनाब देर आर सर्टन इंडिकेटर्स जिसकी वजह से हमें ये लग रहा है कि प्लांट जो है वो इम्पेयर हो गया। उसके बाद वाली स्टोरी लिख, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन oblique estimations relate to the plant for the year ending 30th June 2019. Relates to the year ending 30th June 2019. लिखे जाए, inflow from the sale of product, inflow from the sale of product, जो प्लांट प्रोडक्ट बनाएगा उसकी सेल से जो पैसे आएंगे वो हैं जी 250 मिलियन। Operational cost other than depreciation, operational cost other than depreciation 25, ठीक हो गए। ऑपरेशनल कॉस्ट अदर देन डेप्रिसिएशन 25 मिलियन में, सारी फिगर्स मिलियन में, 250 भी मिलियन में, 25 भी मिलियन में। डेप्रिसिएशन 170, expenses to be paid in respect of 30th June 2018 accrual, expenses to be paid in respect of 30th June 2018 accruals 8 million. Cost of increasing the plant capacity, cost of increasing the plant's capacity 60 million. 60 million. Additional inflow expected from the upgrade, additional inflow expected from the upgrade 40 million. Interest on loan 30 million. Maintenance cost of the plant 15 million. $3 million. Maintenance cost 15 million. Interest on loan 30 million. Tax payment on profits 18 million. आगे लेके जनाब, कैश फ्लोज फ्रॉम द प्लांट, कैश फ्लोज फ्रॉम द प्लांट
are expected to decrease by 15%. Cash flows from the plant are expected to decrease by 15% each year from 2020 and onward. 20 and onwards. Plant residual value. The plant residual value after the remaining useful life of 3 years after the remaining useful life of 3 years is 100 million. An offer has been received. An offer has been received to buy the plant immediately. An offer has been received to buy the plant immediately for rupees 570 million. Immediately for rupees 570 million, but the company has to incur the following cost. Has to incur the following cost. Delivery to customer 45 million. Legal cost 10 million. Cost to reorganize the production process 50 million after the disposal. Cost to reorganize the production process after the disposal is 50 million. चालीस 45 मिलियन. लीगल कॉस्ट है 10 मिलियन. फिर उसके बाद कंपनी को अपना प्रोडक्शन प्रोसेस दोबारा से रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा आफ्टर द डिस्पोजल ऑफ द प्लांट. उस पर पैसे लगेंगे 50 मिलियन. डिस्काउंट रेट है जनाब 9%, 9%. डिस्काउंट रेट इज 9%. रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट द इम्पेयरमेंट लॉस. Calculate the impairment loss for the year ending तीस जून 2018. अब लेकिन आप इस क्वेश्चन को जरा देखें. इसमें मैं लिखवाया इसलिए कि आगे आपको अंदाजा हो जाए कि सिंपल सा एक रूल है. रूल क्या है? कंपेयर द कैरिंग वैल्यू ऑफ एन एसेट विद इट्स रिकवरेबल वैल्यू. अब हम इसको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किया. अब आपने ये लिखा है, यही रूल है, लेकिन इस पर डाटा को हमने और कॉम्प्लेक्स कर दिया. ऐसे ही अब करना आपने यही है कि प्लांट की कैरिंग वैल्यू कितनी है? 610 मिली. ऐसे ही 30 जून 2018 को उसकी कैरिंग वैल्यू है 610 मिलियन. इसका मतलब है द कैरिंग वैल्यू इज 610. नाउ कंपेयर इट व्हाट विद द रिकवरेबल वैल्यू. अब इसमें रिकवरेबल वैल्यू की जो डिटर्मिनेशन है उसको कॉम्प्लेक्स कर दिया गया. दो चीजें आपने स्टैब्लिश करनी है. एक फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल. अब वो इसमें बड़ी सीधी सी, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एक ऑफर आई है जनाब कि हम आपका प्लांट आपसे खरीद लेंगे. कितने की ऑफर आई?
570 मिलियन, लेकिन आपको एडिशनल कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। अब उसमें मैंने 3 लिखवाई हैं आपको। अब आपने फैसला ये करना है कि इस ऑफर प्राइस में से कौन कौन सी माइनस करनी है, कौन कौन सी करेंगे माइनस, विच वन। तो हम क्या यूज करते हैं, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। अब आप इस कॉन्सेप्ट को इन तीनों पे लगाएं, इनमें से कौन सी कॉस्ट है जो टू सेल है। तो हम कहते हैं एक डिलीवरी टू द कस्टमर और एक लीगल कॉस्ट, ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट। जो तीसरी हमने लिखवाई है उसका प्लांट की सेल के साथ कोई ताल्लुक नहीं, वो आफ्टर द डिस्पोजल ऐसे ही। तो हम कहेंगे जी फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल कितनी आ जाएगी फिर हमारे पास। तो हम कहते हैं जनाब इट इज गोइंग टू बी 570 माइनस 45 माइनस 10। ठीक हो गया। तब हम यहाँ पे लिखते हैं जी हमारे पास कैरिंग वैल्यू कितनी आ गई। कैरिंग वैल्यू जी हमारे पास 610 है, 610। Then we have recoverable value। सबसे पहले है जी फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। सो इट्स 575। कितने के ऊपर आइए, 570 माइनस 40 का डिलीवरी कॉस्ट माइनस 5 का लीगल कॉस्ट। 45 है डिलीवरी और 10 का है, so that is the fair value minus cost to sell। कितनी आ गई, 515। now we have to calculate the another value in use। अब वैल्यू इन यूज है, तो अब हमने ये कैसे कैलकुलेट कर दिया, तो हमें कहा जनाब आपने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी ऐसे ही। प्रेजेंट वैल्यू ओवर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। कितनी है जी इसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। हमें क्वेश्चन से पता चला कि इसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ जो है वो 3 years लिखा हुआ ना उसमें कि वो बिक जाएगा कितने का, 100 मिलियन का एट द एंड ऑफ इट्स रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 3 years। हम किस वक्त वैल्यू यूज एस्टिमेट कर रहे हैं, 30 जून 2018। तो कितने साल है, 3, इसका मतलब है 2019, 2020 और 2021, 3 अकाउंटिंग ईयर्स। रिमेनिंग ईयर्स है 3। 2018 पे अगर आप खड़े हैं तो 3 साल का मतलब है कि पहला ईयर एंड होगा 19 में, दूसरा होगा 2020 में और तीसरा होगा 2021। तो दे आर 3 रिमेनिंग ईयर्स। अब वो आपको बता रहा है कि जो प्रोडक्ट आप प्लांट से बना के बेचते हैं उसका अगले साल का जो इनफ्लो है वो कितना है, 250 मिलियन। अब कहते हैं जनाब इसके लिए ऑपरेशनल कॉस्ट जो आएगी वो है 25 मिलियन एक्सक्लूडिंग द डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन हमने इसमें नहीं लेनी, क्यों नहीं लेनी होती, क्योंकि वो कैश फ्लो नहीं होती। ये इसमें जो खास बात है इस क्वेश्चन के अंदर है वो ये है कि जब मैं इनफ्लोज लूंगा तो वो कितने हैं, 240 ऐसे ही। सबसे पहले जो प्रोडक्ट आप बेचेंगे उससे जो पैसे आएंगे, प्लांट से बना के जो प्रोडक्ट बिकेगी उससे पैसे आ रहे हैं वो अगले साल 240 मिलियन। इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट है 25, 200। ऑपरेशनल कॉस्ट कितनी है, ये माइनस हो गया। अब इसके अलावा मैंने आपको लिखवाया डेप्रिसिएशन। क्या डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, तो हम कहते हैं बिल्कुल नहीं माइनस करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज इट्स नॉट अ कैश फ्लो, इट्स अ नॉशनल एक्सपेंस। हमें सबको अकाउंटिंग से पता है कि इसके अगेंस्ट आउटफ्लो तो होता ही कोई नहीं। इट्स अ सिंपल एक्सपेंस डेप्रिसिएशन टू अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो ये कैश फ्लो नहीं होती। यहां पर हम क्या कह रहे हैं, वैल्यू यूज की डेफिनेशन क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोस। तो डेप्रिसिएशन चूंकि कैश फ्लो नहीं है इसलिए हम उसको इग्नोर कर देंगे, इस कैलकुलेशन में नहीं लेंगे। उसके बाद मैंने आपको थर्ड लिखवाया कि जनाब आपने एक्सपेंस पे कर रहे हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ 30 जून 2018 अक्रूवल। तो हम कहते हैं जनाब इसको क्या करेंगे जनाब,
तो हम कहेंगे कि आप क्या इसको माइनस करना है, तो हम कहेंगे ऑलरेडी कमिटेड है, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं, ये ऑलरेडी कमिटेड, संक कॉस्ट इसको हम कहते हैं, और हो चुका हुआ है, ये फ्यूचर से रिलेट नहीं करता। हम बात कर रहे हैं कमिंग 3 ईयर्स, ये तो पिछले साल का, ये तो अक्रूवल है, तो इसको भी आपने माइनस नहीं करना। उसके बाद जनाब हमारे पास है कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग द प्लांट कैपेसिटी। तो आपने कल बात की थी कि जब हम कैश फ्लोज एस्टिमेट करेंगे तो कोई भी फ्यूचर कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है जिससे एसेट की कैपेसिटी बढ़ जाएगी उसको कैश फ्लो में शामिल नहीं करना, ये भी इग्नोर हो जाएगा। फिर वो कहता है जब आप इसको अपग्रेड कर लेंगे तो इसकी वजह से हमारे जो रेवेन्यू बढ़ जाएंगे वो कितने के हैं, वो 40 मिलियन के हैं। तो जब हम अपग्रेडेशन ही कंसिडर नहीं कर रहे तो फिर रेवेन्यू का इंक्रीज भी नहीं कंसिडर करेंगे, तो ये भी इग्नोर करना है आपने, 60 भी और 40 भी। फिर उसके बाद वो कहता है जनाब इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी ऑलरेडी कमिटेड कॉस्ट, इसको हम नॉर्मली कहते हैं इट्स अ संक कॉस्ट, इट्स ऑलरेडी कमिटेड, इसका एसेट की रिकवरेबल वैल्यू के साथ कोई ताल्लुक नहीं, आपने उसको करें या ना करें इट हैज टू बी पेड, तो वो आपने देनी देनी। उसके बाद जनाब मेंटेनेंस कॉस्ट, यस ये हो, क्योंकि उसको आपने मेंटेन रखना है ताकि वो आपको करता रहे। कितनी है, 15, इसको माइनस कर देंगे 50। टैक्स के बारे में कल मैंने आपको बताया था कि हमने प्री टैक्स लेना, सो टैक्स इज गोइंग टू बी इग्नोर्ड। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने कौन कौन सा डाटा जो है वो आपने इसमें से रेलिवेंट डाटा पिक करना, ठीक। तो अपग्रेडेशन नहीं लेनी आपने, क्योंकि IAS 36 ये कहता है कि जब आप एसेट की वैल्यू इन यूज कैलकुलेट कर रहे हैं और उसके फ्यूचर कैश फ्लोज कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपने कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर रिज्यूम नहीं करना, उसको करंट कंडीशन में वो कितने फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देगा उसी पर रखना, और उसको उस कंडीशन में रखने के लिए जो आपको फ्यूचर में कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी वो रेलेवेंट कैश फ्लो। अपग्रेडेशन भी नहीं लेनी, और उसकी वजह से जो फ्यूचर इनफ्लोज इंक्रीज हो जाएंगे वो भी आपने कंसिडर नहीं करना। इसकी एग्जांपल हमने क्या बनाई है, 60 और 40, 60 एंड 40 दोनों इग्नोर हो जाएंगे, क्योंकि एक 60 किस चीज को शो कर रहा है, फ्यूचर कैपिटल एक्सपेंडिचर को, जो ये आउटफ्लो होगा हमारा। तो वो हम कह रहे हैं जनाब हमने तो एसेट की वैल्यू यूज कैलकुलेट करनी है जिस वक्त वो 30 जून 2018 में जिस कंडीशन में है, अगर इसी कंडीशन में रह गए तो इसके फ्यूचर कैश फ्लोज क्या होंगे। तो इसकी कोई अपग्रेडेशन आपने ज्यूम नहीं करनी, उस अपग्रेडेशन की वजह से इंक्रीज इन रेवेन्यू आपने नहीं लेना, और ऑलरेडी कमिटेड कॉस्ट जो होती है वो भी आपने कंसिडर नहीं करनी। ठीक हो गया। अब आप देखिए तो आपके पास कितना आ गया जनाब, हमारे पास इट इज 210, इसका मतलब इसका नेट कैश फ्लो बनता है 210। फिर मैंने आपको लिखवाया कि 2020 से इसके नेट कैश फ्लो जो है वो 15% से कितने परसेंट से डाउन हो जाएंगे, 15% ही लिखवाया, 20 लिखवाया, 15% ईच ईयर। इसका मतलब 2020 में कितने होंगे, 0.85 से मल्टीप्लाई कर 179 कर ले, 179। अब इस साल क्या होंगे, 179 इंटू 0.85, 150, और लेकिन तीसरे साल में ये बिकेगा कितने का, 100 मिलियन का, तो वो इनफ्लो हमने शामिल करना है। इसका मतलब है कि तीसरे साल में ये है 252, ये क्या है, ये है डिस्पोजल, जब ये बिकेगा एज रेजिडुअल वैल्यू इसने आखिर पे कितने का बिक जाना है, 100 मिलियन। तो तीसरे साल में कैश फ्लोज कितने होंगे, 252, दूसरे साल में 179, और पहले साल 210। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने कैश फ्लोज कैलकुलेट करने हैं while calculating the value in use। अब आप देखें अगर पेपर में आपको सवाल आएगा तो सारे मार्क्स यहाँ पे पड़ेंगे, the test is very simple, you just have to compare। इसका मतलब एग्जामिनर अगर इम्पेयरमेंट में से मुश्किल सवाल बनाएगा तो उसका फोकस कहाँ पर ज्यादा होगा, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू इन यूज। ठीक, अब आप इसको क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू लेनी है तो 9% डिस्काउंट फैक्टर, नहीं मल्टीप्लाई करेंगे 210 मल्टीप्लाई बाय 1/1.09, 1/1.09 पावर 2, 1/1.09 पावर 3। चलो जी प्रेजेंट वैल्यू आ गई, पहले की आ गई 192, 193, 150,
194, तीनों को प्लस कर लेना, कितना आ गया? 5 537 is the value in use. So whichever is higher. So 537 is the higher. So recoverable value is 537. तो कितने से एक्सीड कर गया जनाब? 70. It is an impairment loss. डबल एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट 73. ठीक हो गया। अब आप देखें इस पूरे क्वेश्चन के अंदर टेस्ट क्या है कि आपने स्टैंडर्ड की गाइडलाइंस के मुताबिक रेलेवेंट डाटा पिक करना है। इसमें टेस्ट ये है कि आप कैसे डाटा को स्किप करते हैं, छोड़ देते हैं। अक्सर हम लोग जब स्टूडेंट होते हैं तो हमें लगता है कि जितना डाटा क्वेश्चन पेपर में आ गया है ये हर डाटा कहीं ना कहीं इस्तेमाल ज़रूर होना, तो हम ज़बरदस्ती चीज़ें जो है वो आंसर में लेके आ रहे हैं। ये भी नहीं यार है कितने जाना, लिखे है कुछ तो होएगा, ठीक। तो वो उसने अगर लिखा है तो वो टेस्ट ये कर रहा है कि कैन यू इग्नोर इट, क्या आपको पता है कि इसको इग्नोर करना, ठीक। तो ये भी एक टेस्ट होता है कि डाटा को आपने स्किप करना है, इग्नोर करना। सो द अल्टीमेट रूल जो है जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो वही है, दैट इज द कैरिंग वैल्यू कंपेयर्ड विद द रिकवरेबल वैल्यू, ठीक। एंड इफ द कैरिंग वैल्यू इज ग्रेटर देन द रिकवरेबल वैल्यू द डिफरेंस इज इम्पेयरमेंट लॉस। मेन क्वेश्चन कहां पर है? मेन क्वेश्चन इज है कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू इन यूज। इस पेपर में से, इस स्टैंडर्ड में से अगर एग्जामिनर आपको 8 नंबर का या 10 नंबर का सवाल देगा तो फिर आप ये ज़हन में रखें वैल्यू इन यूज इज गोइंग टू बी द कॉम्प्लेक्स, वो इसको कॉम्प्लेक्स करेगा। क्योंकि इस स्टैंडर्ड में अगर उसके पास कोई ग्राउंड है क्वेश्चन मुश्किल करने की तो वो वैल्यू इन यूज, बाकी स्टैंडर्ड में और कुछ नहीं है जहाँ तक आपके सिलेबस में। इट्स सिंपली द कंपैरिजन ऑफ कैरिंग वैल्यू विद द रिकवरेबल वैल्यू। और कैरिंग वैल्यू कैसे डिटर्मिन करनी है ये IAS 16 में। अब देखिए इस क्वेश्चन को IAS 16 के साथ वो इंटीग्रेट भी कर सकता है। मतलब वो सवाल शुरू करे कि कंपनी ने प्लांट खरीदा है जी, इतने की परचेज प्राइस थी, उस पर इतने इतने पैसे लगे, तो पहले वो आपसे डिटर्मिन करवाएगा IAS 16 का इनिशियल मेजरमेंट का रूल, ठीक। फिर वो जनाब आपको आगे लेकर आएगा और कहेगा जनाब ड्यूरिंग द ईयर इस पे फलां फलां खर्चे हुए, फिर वो चेक करेगा सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर का रूल, फिर आपसे कैरिंग वैल्यू पहले 16 में कैलकुलेट करवाएगा, फिर आगे जोड़ेगा इसके साथ 36 कि जनाब देयर आर सर्टेन फैक्टर जो इंडिकेट कर रहे हैं कि इस एसेट की इंपेयरमेंट हो, फिर वो जोड़ेगा इसके साथ 36। यानी कि 16 के मेन क्वेश्चन के अंदर इसको एग्जामिनर इंटीग्रेट कर सकता है। यानी कि आपका जो मेन सवाल है IAS 16 का, उसके अंदर 4-5 नंबर के लिए या 2 नंबर के लिए या 3 नंबर के लिए वो क्या करेगा कि यार 36 चलो इसके साथ ही टेस्ट कर लो, क्या अलग से सवाल बनाना है इसके ऊपर, तो वो वहीं पे इंपेयरमेंट डाल देगा। लेकिन अगर उस सवाल में इंपेयरमेंट डालेगा तो सिंपल ये टेस्ट करेगा कि क्या आपको पता है कि रिकवरेबल वैल्यू क्या होती है, हायर ऑफ, उसमें वैल्यू इन यूज नहीं कैलकुलेट करवाएगा। ये आपने ज़हन में रखना। अगर 16 का पार्ट बना तो फिर सिंपली आपने क्या करना, यू हैव टू पिक द हायर वन। लेकिन अगर इसने इस पे अलहदा से सवाल बनाया और वो 8 नंबर या 6 नंबर का हुआ तो फिर आप ज़हन में रखें कि ये कैलकुलेशन ज़रूर आपको करनी पड़ेगी, वैल्यू इन यूज आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक। और ये आपने याद रखना, ये जैसे मैंने अभी आपको 2 सवाल कराएंगे, 2 तरह के टेम्परामेंटल सवाल, 2 टाइप्स ऑफ टेम्परामेंट। ये हमने क्वेश्चन लिया FR2 में, जब ये FR2 में स्टैंडर्ड, ठीक है। दोनों सवाल जो है ये FR2 के थे पास पेपर्स, आई कैप के सवाल हैं ये दोनों। तो FR2 में चूंकि ये स्टैंडर्ड इससे ज़्यादा एक्सटेंड में एग्जामिनेबल था, अभी आपके लिए उन्होंने इसको और कम कर दिए। FR2 के अंदर जब ये स्टैंडर्ड शामिल था तो इसमें एक और कॉन्सेप्ट था कैश जनरेटिंग यूनिट का, CG, वो भी टेस्टेबल, वो उन्होंने यहाँ पे ख़त्म कर दिया, उसको वो C5 में ले गए। तो यहाँ पर सिंगल एसेट इम्पेयरमेंट होगी। तो मैंने पास पेपर में से जो सिंगल एसेट इम्पेयरमेंट है वो 2 सवाल मैंने आपको साथ शेयर किए इस वक्त, और ये दोनों आई कैप के पास पेपर के सवाल थे, ये एग्जाम्पल जो मैंने आपको लिखवाए। तो अगर आप देखें
कोई इतना टफ नहीं है, इट्स नॉट दैट मच टफ। अगर जहां तक अकाउंटिंग का ताल्लुक है, एंट्री एक ही है सारी। हो गया है P&L टू एसेट या रीवैल्यूएशन रिजर्व टू एसेट, जनरल एंट्री एक ही है इम्पेयरमेंट। बाकी सारी इसके अंदर क्या है, इट्स ऑल अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू इन यूज। रिकवरेबल वैल्यू में फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल इज नॉट अ बिग डील, इट्स अ वेरी सिंपल। ठीक, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस है माइनस कॉस्ट टू सेल, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, ये याद रखना, ऐसी कॉस्ट जो सेल के साथ ताल्लुक, तो कहते हैं एसोसिएटेड विद द सेल, इसका मतलब है सिर्फ वो कॉस्ट दे रही है जो सेल करने की वजह से होगी। वो कॉस्ट जो आपको सेल करते या ना करते तब भी हो रही होती, वो माइनस नहीं करनी, इसका मतलब वो इसे रेलेवेंट नहीं है। ठीक, तो इसलिए ये बस आपने छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना। IAS 36 में एक छोटी सी चीज रह गई, वो इंशाल्लाह कल इस पे बात करेंगे, और फिर स्टैंडर्ड जो है वो हमारा खत्म हो जाए। एक रूल रह गया, वो कल हम बात करेंगे।